हाँ तो बच्चों देखते हैं रीजन नंबर 5। रीजन नंबर 5 में हम बात करेंगे एंट्रोपी ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, रीजन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। रीजन नंबर 5 में हमें एंट्रोपी ऑफ गैस के बारे में बात करनी है। तो मैंने बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूले से शुरुआत की है, दैट वाज ds इक्वल्स टू dq रिवर्सिबल बाय t। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाते हुए मैं इस पूरे फॉर्मूले को ओवरऑल डराइव कर रहा हूँ एक ऐसे फॉर्मूले में जो कि यूनिवर्सली आप हर क्वेश्चन में यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो ये छोटा सा एक डेरिवेशन है, उसी का कैसे होगा वो देख लो। उसके बाद हमें डेरिवेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी वो सीधा फॉर्मूला लास्ट में वो काम आएगा हर एक क्वेश्चन में। लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप डायरेक्टली वहीं से सॉल्व कर पाओगे। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने स्मॉल चेंज के लिए अप्लाई कर दिया, du इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। डी को लिख दिया डी क्यू और डी डब्ल्यू को लिख दिया है माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, जो कि यूनिवर्सली होता ही है, ट्रू। अच्छा, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने पी एक्सटर्नल को पी लिख दिया है, दैट इज प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, और डी यू इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डी वी आ गया, डी यू इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, हमने इसको इधर ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो डी क्यू की जो वैल्यू है ना, डी क्यू हमारा जो है रिवर्सिबल वाला, वो डी यू प्लस पी डी वी हो गया, जिसको मैंने वहाँ पुट कर दिया वापस, है ना, पुट इन वन, डी यू प्लस पी डी वी अपॉन टी, इस तरीके से आ गया। और डी यू को लिख दिया एन सी वी एम डी टी अपॉन टी और प्लस पी डी वी अपॉन पी डी वी अपॉन टी, और पी डी वी अपॉन टी में जो पी बाई टी आ रहा है उस पी बाई टी को लिख दिया एन आर बाई वी। आइडियल गैस के लिए मैंने ये पूरा डेरिवेशन किया है, तो पी बाई टी की जगह मैंने लिख दिया एन आर बाई वी। ठीक है, अच्छा अब ओवरऑल अगर मुझे इसे डेल्टा एस चेंज निकालना है, मुझे ओवरऑल प्रोसेस का चेंज, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया डी एस को फ्रॉम एस वन टू एस टू, इसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम T1 टू T2 एंड इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम V1 टू V2, कंसिडरिंग द प्रीवियस स्टेट वाज P1 V1 T1 एंड वी आर गोइंग टू P2 V2 T2। ओके, तो इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक इंटीग्रेट कर दिया, वॉल्यूम को V1 से V2 तक इंटीग्रेट कर दिया। एन सी वी एम डी टी एन सी वी एम, कंसिडरिंग सी वी एम इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एन और सी वी एम सीधा आप बाहर ले सकते हो, डी टी अपॉन टी एल एन टी हो गया, यूनिट लिमिट्स आप पुट कर दोगे तो एल एन टी टू बाय टी वन आ जाएगा। ओके, डी एस का एस होके एस टू माइनस एस वन से डेल्टा एस आ जाएगा, जो कि सिस्टम के लिए है। और एन आर बाई वी में डी वी बाई वी है, एन आर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी वी बाई वी हो गया एल एन वी, उसमें भी लिमिट पुट कर दी हमने वी टू बाई वी वन, तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी कन्वर्ट। ठीक है, अच्छा ये जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया, हमने ये मानते हुए किया है कि यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। अब आप एक बात सोचो, अगर आप P1 V1 T1 से P2 V2 T2 इस स्टेट से उस स्टेट तक अगर जा रहे हो, रिवर्सिबली जा रहे हो या इररिवर्सिबली जा रहे हो, ये दोनों अलग अलग पाथ हैं। क्या एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन, इट मीन्स डेल्टा एस विल नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन। आप रिवर्सिबली जाओ या इररिवर्सिबली जाओ, डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इफ द प्रोसेस वर इररिवर्सिबल फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2, इवन देन डेल्टा एस सिस्टम वुड रिमेन सेम बिकॉज एस इज अ स्टेट फंक्शन। तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहे हो तो किसी भी पाथ से जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू विल हैव द सेम फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे वॉल्यूम के टर्म्स में और टेम्परेचर के टर्म्स में था एंट्रोपी का फॉर्मूला। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये प्रोसेस नंबर 1 और प्रोसेस नंबर जो हमारा रीजन नंबर 1 और जो हमारा रीजन नंबर 3 था, एकदम वैसा ही फॉर्मूला है, एन सी वी एम एल एन टी टू बाई टी वन। बस ये वाला पार्ट उसमें नहीं हुआ करता था, वॉल्यूम वाला पार्ट, है ना, क्योंकि मैंने बोलता सॉलिड्स और लिक्विड्स में वॉल्यूम और प्रेशर का कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मेनली एंट्रोपी चेंज उसमें होती है टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, और वो भी लॉगरिथमिक होती है। देखो इसमें भी लॉगरिथमिक है, इसलिए इसका भी ग्राफ वैसा ही है, ग्राफ का नेचर वैसा ही है जैसा सॉलिड्स और लिक्विड्स की हीटिंग में हुआ करता था। बस यहाँ पे एक वॉल्यूम वाला टर्म एक्स्ट्रा और आ गया है, क्योंकि वॉल्यूम से गैस की एंट्रोपी पे फर्क पड़ेगा। आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे, है ना, वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी एंट्रोपी बढ़ती है वॉल्यूम बढ़ाने से। ठीक है, वॉल्यूम अगर बढ़ा दोगे कंटेनर का तो उसको ज़्यादा घूमने को जगह मिलेगी, रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से तो ऑब्वियसली रैंडमनेस बढ़ती ही है। ठीक है, अगर मैं प्रेशर का इम्पैक्ट देखना चाहता हूँ तो मैं इस वॉल्यूम की जगह मैंने डाल दिया, देखो इन टर्म्स ऑफ डेल्टा सिस्टम कैलकुलेट कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम तो निकल गया, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो एन सी वी एम एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन इस V2 की जगह लिख दिया NR T2 बाई P2, NR T1 बाई P1 ये लिख दिया मैंने V1 की जगह। ठीक है, NR NR कैंसिल हो गया, T2 बाई T1। तो देखो इसको फिर मैंने NCVM LN T2 बाई T1 रखा
और इस वाले पार्ट को ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में। कैसे? NRln T2/T1 अलग प्लस NRln P1/P2 अलग, इस दो पार्ट्स को, क्योंकि A इंटू बी है ना, ln A इंटू बी इज ln A प्लस ln B, इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने ब्रेक कर दिया। अच्छा, इसको और इसको अगर आप क्लब करोगे, N और CVM और यहाँ पे N R है और ln T2/T1 ln T2/T1, इसको अगर आप क्लब करोगे तो CVM प्लस R मिला के बन जाएगा CPM। तो ये बन गया N CPM ln T2/T1, ठीक है, इन दोनों को क्लब करके बचा ये। तो इसको जैसे ये V2/V1 के फॉर्म में था ना, इसलिए मैं भी इसे P2/P1 के फॉर्म में चाहता हूँ। तो अगर आप ln के अंदर की वैल्यू इंटरचेंज करोगे तो यहाँ साइन कौन सा आ जाएगा? दूसरा, ऑपोजिट साइन आ जाएगा, दैट इज नेगेटिव। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस NRln P2/P1। दोनों फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, जहाँ वॉल्यूम था वहाँ प्रेशर आ गया, प्लस की जगह माइनस आ गया, जहाँ वॉल्यूम था वहाँ प्रेशर आ गया, बाकी सब सेम है, ठीक है। इससे एक बात और पता चली, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो ना, प्रेशर बढ़ाते हो तो नेगेटिव का साइन है, प्रेशर बढ़ाते हो गैस के लिए नेगेटिव का साइन है, इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी। प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी डिक्रीज कर जाएगी, प्रेशर बढ़ाना मतलब वॉल्यूम कम करना। हाँ भाई, ये तो बोल रहे थे वॉल्यूम कम करने से एंट्रोपी डिक्रीज करती है, बात तो वही होगी, है ना। प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो डेल्टा सिस्टम हमारा NCPM ln T2/T1 माइनस NRln P2/P1, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब यहाँ P यूज़ करोगे तो यहाँ P आएगा, ठीक है, और जब यहाँ V यूज़ करोगे तो यहाँ पे भी V आएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। दूसरी बात, क्योंकि NCVM, अच्छा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों फॉर्मूला सेम ही है, सेम रिजल्ट देंगे, तो ऑब्वियसली बात है। बचाओ, देखो CVM होता है छोटा, CPM होता है बड़ा, तो आप CPM वाली वैल्यू में से कुछ माइनस करोगे तभी तो CVM वाली वैल्यू में कुछ ऐड करोगे, तभी तो वो चीज़ें बराबर हो पाएंगी, है ना। बहुत ऑब्वियस ही बात है, इसलिए आपको ये भी याद रह जाएगा इससे कि यहाँ पे कुछ ऐड करना होता है CVM वाले के साथ, और CPM वाले के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता है। दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, देखो NCVM NR, NCPM NR, बस प्लस माइनस का फर्क है, V2 की जगह वॉल्यूम की जगह प्रेशर है, दैट्स इट। जहाँ जहाँ V है वहाँ पे P है, बस एक प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी सब सेम है। तो एकदम मंत्र की तरह याद कर लो, NCVM ln T2/T1 प्लस NRln V2/V1, ठीक है। NCVM ln T2/T1 प्लस NRln V2/V1। अगर प्रेशर के टर्म्स में तो NCPM ln T2/T1 माइनस NRln P2/P1, ठीक है। एकदम मंत्र की तरह याद कर लो, 5 बार उच्चारण किया करो सुबह शाम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन लगभग एंट्रोपी का इसी पे बेस्ड होता है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, तो इसी से आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। सारे दुख दर्द दूर करने वाला यही एक फॉर्मूला है एंट्रोपी का, सेकेंड लॉ का, ओके। डेल्टा एस सिस्टम के फॉर्मूले फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, जैसे कि मैंने बोला था फॉर्मूला सेम एप्लीकेबल होता है, चाहे पाथ रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, जब भी हम P1 V1 T1 स्टेट से P2 V2 T2 स्टेट तक जाते हैं तो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बात कर रहा हूँ, अलग अलग मैंने केसेस ले लिए हैं, जैसे आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड एडियाबैटिक, जिसमें से एडियाबैटिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है। इन चारों को अलग अलग देखेंगे हम कि हर एक में कितना कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है। जैसे हमारा जो कॉमन फॉर्मूला था दैट वाज NCV ln T2/T1 प्लस NRln V2/V1। तो अगर आइसोथर्मल की बात करूँ, मतलब T1 और T2 इक्वल कर दिए गए हैं। अगर T1 और T2 इक्वल कर दिए गए हैं, मतलब आप T1 और T2 इक्वल कर दोगे तो NCV ln T2/T1 वाला फैक्टर कट जाएगा, प्लस बचेगा कितना, प्लस NRln V2/V1। तो दिस इज the formula that we can obtain for isothermal reversible process as well as isothermal irreversible process, सेम फॉर्मूला मिलेगा हमें, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड फॉर्मूले से, क्योंकि उसमें भी तो T1 T2 टेम्परेचर वाली टर्म तो दोनों फॉर्मूलों में आती थी, NCP ln T2/T1 माइनस NRln P2/P1, तो उसमें से क्या बचेगा, माइनस NRln P2/P1। तो मैंने माइनस NRln P2/P1 लिख दिया है, ठीक है। वहाँ पे भी सेम माइनस NRln P2/P1, रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल, सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है डेल्टा एस सिस्टम के लिए, ठीक है। आइसोकोरिक की बात करते हैं, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम सेम, V1 इक्वल्स टू V2। अगर V1 इक्वल्स टू V2 है तो फिर हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा V1 V2 किस में आता था, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में आता था, तो वही यूज़ कर लिया मैंने, NCVM ln T2/T1, दूसरे में भी NCVM ln T2/T1, सेम फॉर्मूला। आइसोबैरिक में प्रेशर सेम करना है, पहले वाले स्टेट में और दूसरे वाले स्टेट में प्रेशर सेम रखना है अपने को। तो सेम प्रेशर रखने के लिए हमारा जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम सेकंड वाला यूज़ करेंगे, जिसमें प्रेशर वाली टर्म P1 P2 आती हो, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो P1 P2 इक्वल हो जाएगा, तो ln के अंदर वो वाला पार्ट कैंसिल आउट होकर ln1 0 हो जाएगा ना, तो इसीलिए सिर्फ एक टर्म रह जाएगी, तो इसलिए सिंप्लीफाइड हो जाता है फॉर्मूला, इसलिए मैं सेकंड वाला यूज़ कर रहा हूँ इस केस में। तो NCPM ln T2/T1, यहाँ पे भी NCPM ln T2/T1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस को ध्यान से देखना, एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर मैं
रिवर्सिबली बात करूँ और इरिवर्सिबली बात करूँ तो देखो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा NCVM ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। यहाँ पे भी फॉर्मूला तो सेम है, NCVM ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, पर एक फ़र्क है, जब हम V1 से V2 ले जाएंगे तो अगर सपोज T1 से मैं रिवर्सिबली एडियाबैटिकली एंड रिवर्सिबली सपोज T2 टेम्परेचर पे पहुंचा, तो क्या मैं T1 से T2 टेम्परेचर पे पहुंच पाऊंगा? इरिवर्सिबली। ऐसा कभी हो सकता है क्या? एडियाबैटिकली आपको याद होगा मैंने हमेशा बोला था कि किसी भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन के लिए इरिवर्सिबल गैस इज ऑलवेज हॉटर, है ना। इरिवर्सिबल गैस इज ऑलवेज हॉटर, मतलब T2 डैश हमेशा ही बड़ा आता है T2 से, है ना। डेफिनेटली ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आएगी और ये वाली वैल्यू सेम नहीं हो सकती, और ये वाली वैल्यू जीरो आएगी। ये वाला वैल्यू पूरा सॉल्व करके जीरो क्यों आएगा? क्योंकि एडियाबैटिक के लिए हम ds बोल सकते हैं dq/t, या फिर डेल्टा एस को बोल सकते हैं q रिवर्सिबल बाई t, ठीक है। और q रिवर्सिबल वो तो जीरो है, ठीक है। यहाँ पे मैं q/t नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस इरिवर्सिबल है, और dq इरिवर्सिबल बाई t इज नॉट ds, ठीक है। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को सॉल्व करके हमें निकालना पड़ेगा, और ये मुझे ज़रूर यहाँ पे समझ में आ रहा है क्योंकि अगर ये वैल्यू पूरी ज़ीरो आ रही है और ये वैल्यू एज इट इज़ सेम है और T2 डैश T2 से बड़ा था, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो इससे बड़ी आएगी, और ये जीरो है तो यानी वो वाली टर्म ग्रेटर देन जीरो आएगी, ये मैं बोल सकता हूँ, है ना, कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में जो हमारी ये वाली टर्म है वो ग्रेटर देन जीरो आएगी।